नमस्ते दोस्तों, सादर प्रणाम। मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम डर करके कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। तो आइए हम हमारी कोशिश को जारी रखते हैं और तीव्र वेग से जारी रखते हैं, उत्साह उमंग और जोश से जारी रखते हैं। हम अभी तक जो हमारा ज्योग्राफी की वो ये पाठशाला होती है जिसके अंदर हमें मानचित्रों के माध्यम से समझने को मौका मिलता है। तोता मैना की तरह रटाफिकेशन छोड़ करके मानचित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार आगे बढ़े ज्योग्राफी को, और दिलो दिमाग और मन मस्तिष्क पे हमारी ज्योग्राफी छप जाए, ऐसी युक्ति के माध्यम से हम मानचित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो, मैंने अभी तक आपको जो चीज बताई उसके अनुसार राजस्थान के भूगोल के अंदर ये हमारा प्यारा सा राजस्थान, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो, ये राजस्थान के हम सीमावर्ती ऐसे अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जिलों का वर्णन पढ़ चुके थे। तो दो सीमा हमने पढ़ी थी कि एक सीमा थी, दोबारा थोड़ा थोड़ा दोहरा देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और प्लस अंतर्राज्यीय सीमा। इन सीमा में कुल कितने जिले थे राजस्थान के? राजस्थान के 25 जिले अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने जिले? 25 जिले। दो जिले जो केवल अंतर्राष्ट्रीय करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले कुल जिलों की संख्या 4 है, लेकिन केवल 2 की करने वाले संख्या कितनी है? 2 है। देखो, इधर हमारा गंगानगर भी लगता है, ये गंगानगर लगता है, बीकानेर लगता है, जैसलमेर लगता है। हमने 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पढ़े थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पढ़ चुके हैं। ये 2 केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बीकानेर और जैसलमेर। ये अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। कौन? बाड़मेर और गंगानगर, ये 2। इसलिए यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 शुद्ध रूप से 2 बनाते हैं, उनको निकाल लिया जाए तो कुल 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। कितने जिले? 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उनमें से गंगानगर भी अंतर्राज्यीय भी बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है। बाड़मेर इधर अंतर्राष्ट्रीय भी बनाता है, इधर अंतर्राज्यीय भी बनाता है। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 23 जिले हैं। यदि शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई आ जाए कि शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा को स्पर्श करने वाले जिले कितने हैं, शुद्ध रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय न हो, तो और 2 जिलों को कम करेंगे। कौन से को? एक भी गंगानगर को और एक बाड़मेर को क्या करेंगे? कम करेंगे। 2 और करिए, 2 और करेंगे तो कितने हो गए? 21 जिले केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 21 जिले केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 23 जिले के अंतर्गत 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय भी आते हैं, लेकिन वो अंतर्राज्यीय बनाते हैं। तो कुल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले कुल जिले हैं 23, और शुद्ध रूप से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 21। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या 25। यहां तक अपन पढ़ लिया था। और फिर हम राज्य की लंबाई चौड़ाई की तरफ आ गए थे कि राज्य के कौन सा गांव उत्तरतम स्थित है, कौन सा हमारा राजस्थान का गांव दक्षिणतम है, कौन सा पश्चिम तक है और कौन सा पूर्व में स्थित है। ये चीजें हमने काफी पढ़ ली थी। देखो, ये हमारा राजस्थान, और राजस्थान के अंदर हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि देखो, ये जो गांव है, यहां गंगानगर जिले की गंगानगर तहसील पड़ती है। गंगानगर जिला है और गंगानगर जिले की गंगानगरी तहसील है। गंगानगर
तहसील है। उत्तरी भाग में गंगानगर तहसील है। इस गंगानगर तहसील का गांव है वो है कोणा, ये हमने पढ़ लिया था। कोणा से लगा करके यहां पड़ता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 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 जिले की तहसील पड़ती है कुशलगढ़। तहसील पड़ती है कुशलगढ़। और गांव पड़ता है बांसवाड़ा का, वो पड़ता है बोरकुंड। बोरकुंड ये दक्षिणतम स्थित है। तो राजस्थान का उत्तरतम गांव है वो है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव। राजस्थान का दक्षिणतम गांव है वो बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव है। कौन सा है? बोरकुंड गांव। उत्तरतम गांव है वो कोणा गांव है। कौन सी तहसील का? गंगानगर तहसील का। जिले का? गंगानगर जिले का। और बोरकुंड गांव कौन सी तहसील का है? कुशलगढ़ का। और कौन से जिले का है? बांसवाड़ा का। अब देखो उत्तर और दक्षिण, इसकी जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम तक, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो लंबाई होती है वो होती है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। अब देखो 869 में से 826 निकालेंगे, पीछे कितने रहते हैं? देखो 9 में से 6 गए, पीछे रहे 3, 6 में से 2 गए, पीछे रहे, यानी इसके उत्तर और दक्षिण में 43 डिग्री 43 किलोमीटर का अंतर है। ये 826 है उत्तर से दक्षिण, ये इसकी लंबाई। पूर्व से पश्चिम इसकी जो लंबाई है वो 869 है। तो इनकी लंबाई और चौड़ाई के अंदर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का है। पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो पूर्व तक मैं आ गया था कि पूर्व में जो गांव था और पश्चिम में जो गांव था, देखो यहां पड़ता पश्चिम। मैंने यहां समझाया अभी था कि कोई भी यदि मैप दीवार पर लटक रहा है तो उसका ऊपर वाला भाग हमेशा उत्तर दिशा बताता है, हमेशा उत्तर दिशा बताता है। उस उत्तर दिशा के दाहिने वाला भाग हमेशा पूर्व दिशा बताएगा। तो ये इस प्रकार हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। तो हम अभी जो लंबाई देख रहे हैं वो वेस्ट से ईस्ट है। ठीक है। अब देखो पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में यहां जैसलमेर, और जैसलमेर का एक गांव पड़ता कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। ये कटरा गांव जिस तहसील में पड़ता है वो तहसील पड़ती है जैसलमेर। ये मैं बता चुका था, जैसलमेर तहसील है। जैसलमेर तहसील है और सम पंचायत समिति है। सम पंचायत समिति है। पंचायत समिति सम पड़ती है। अब देखो पंचायत समिति सम एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति है, और सम पंचायत समिति हमारे 2-3 जिलों से बड़ी है। उनमें जैसे दौसा है, धौलपुर है, इन जिलों से ये बड़ी है। अकेली पंचायत समिति बड़ी है क्योंकि जैसलमेर अकेला 38,401 किलोमीटर है, जो कई देशों से बड़ा है। तो उसकी एक पंचायत समिति है सम पंचायत समिति, जो एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। जैसलमेर में 4 तहसीलें पड़ती है, फतेहगढ़, बनियाना, पोखरण, जैसलमेर, ये 4 तहसीलें पड़ती है। जैसलमेर तहसील का गांव है वो है कटरा गांव, और ये सम पंचायत समिति में पड़ता है। यहां से लगा करके इसकी जो स्थिति है पूर्व की तरफ है, यहां ये धौलपुर पड़ता है, और धौलपुर में जो गांव पड़ता है जिसे सिलावट कहते हैं, सिलावट। कुछ किताबों में हमें सिलान भी मिलता है, तो थोड़ा बहुत आया हुआ क्वेश्चन भी सिलान है। ऐसी बात नहीं है कि अपन केवल सिलावट को ही माने, सिलान को नहीं माने, क्योंकि राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के माध्यम से पुराने पूछे हुए क्वेश्चन में कांस्टेबल में वगैरह वगैरह सिलान भी उल्लेख आया है। तो सिलावट गांव है, पूर्व का गांव है वो सिलावट गांव है, और जो तहसील पड़ती है वो राजाखेड़ा तहसील पड़ती है, राजाखेड़ा तहसील। और कौन से जिले का? धौलपुर तहसील की, धौलपुर जिले की। धौलपुर जिला, राजाखेड़ा तहसील, सिलावट गांव, सिलावट गांव, और 869 किलोमीटर पड़ती है। अब जो ये जो बीच का भाग है ना, ये पड़ता है नागौर, ये पड़ता है नागौर। सबसे राजस्थान का बीच का जो भाग है नागौर पड़ता है, और नागौर जो पड़ता है वो पड़ता है
लांपोलोई, उस गांव का नाम है लांपोलोई। लांपोलोई गांव मेड़ता के पास पड़ता है। आरपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मेड़ता सिटी के पास में नागौर में, ये एकदम मध्यवर्ती गांव कहलाता है लांपोलाई। ये मध्यवर्ती गांव लांपोलाई कहलाता है और मेड़ता सिटी नागौर के पास में पड़ता है। तो इस प्रकार राजस्थान के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार कही जाती है। अब देखो राजस्थान में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो विकिरण है उत्तर पश्चिम से, ये जो विकिरण है इसकी लंबाई राजस्थान में सर्वाधिक है और वो है 850 किलोमीटर। कितनी? 850 किलोमीटर विकिरण की। इधर से यदि ले लिया जाए तो उत्तर पश्चिम और यहां ले लिया जाए तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। ये विकिरण है जो आड़ा खींचा जाता है, आड़ा रखा जाता है एक कोने से दूसरे कोने की तरफ। यदि रूम के अंदर अपन बड़ा कोई ऐसा बांस का लकड़ी ला करके रखें तो वो उसका विकिरण हो गया, और वो जहां लंबाई में होगा सबसे ज्यादा वहां रखा जाएगा। तो इस प्रकार यदि इसको आड़ा खींचा जाए तो इसको विकिरण कह देते हैं। और विकिरण की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर। कहां से? उत्तर पश्चिम। अब देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। जब यदि इनके बीच की कोई दूरी मापी जाएगी, जैसे इनके बीच की दूरी, तो पहले मुख्य दिशा है जो मेन डायरेक्शन है उसको चुंबकीय मेन डायरेक्शन, ध्रुवीय डायरेक्शन को काउंट में लेते हैं पहले। यानी इसको पढ़ने का तरीका यह है कि उत्तर पश्चिम होता है, पहले उत्तर आएगा फिर पश्चिम का नाम लेंगे, न कि पश्चिम उत्तर। इसे उत्तर पश्चिम पढ़ेंगे। इनमें से मुख्य एस साउथ है तो इसे साउथ ईस्ट बोलेंगे इसे, यानी दक्षिण पूर्व बोलेंगे। तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। यदि इस विकिरण को ऐसे और खींचा जाए, इस प्रकार ऐसे खींचा जाए, और ये जो स्थिति होती है, ये स्थिति, इस स्थिति को बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, कौन सी स्थिति है? दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। कितनी? ये लंबाई 784 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जो विकिरण है उसकी लंबाई 784 किलोमीटर है। और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ अपन बढ़ेंगे तो इनकी जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है। अब देखो 850 किलोमीटर में से 784 निकालेंगे तो 16 ये हो गए और 50 ये ऊपर वाले हो गए, इसका मतलब 66 किलोमीटर। विकिरण का अंतर कितना है? 66 किलोमीटर। लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। यदि विकिरण का अंतर पूछा जाए इनके दोनों के विकिरण का, और विकिरण में क्या आएगा? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इन विकिरणों का अंतर है 66, और उत्तर और दक्षिण इनकी लंबाई का अंतर है वो है 43 किलोमीटर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, और स्टेप बाय स्टेप समझ करके पढ़ना है। समझ रहे हो ना? स्किप नहीं करना है, और बड़े मजे से, बड़े धैर्य से सारा कुछ सपना अपने आंखों के अंदर समेट करके फिर पढ़ना है। क्योंकि हमें आशा तो ऐसी रखनी होगी कि नदियां आएगी खेतों तक, फसलें कंचन हो जाएगी, नदियां आएगी खेतों तक, फसलें कंचन हो जाएगी, आशाओं की सूखी डाली सुरभित मधुवन हो जाएगी, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बौने होंगे, ग्रह नक्षत्र खिलौने होंगे, ऊंचे पर्वत बौने होंगे, अंतरिक्ष होगा बाहों में, सूरज तक हमारी तैयारी होगी, ये सदी हमारी होगी, ये सदी हमारी होगी। यानी इन वर्षों को अपने मुट्ठी में करना है और अपना नाम उन जॉब लिस्ट में शामिल करना है जो राज्य सरकार द्वारा जारी होते हैं। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं कि हमने किस प्रकार पढ़ा कि उत्तरी गांव कोणा और गंगानगर तहसील का, दक्षिणी गांव बांसवाड़ा का कुशलगढ़ बोरकुंड गांव, और पश्चिम का कटरा गांव जैसलमेर तहसील सम पंचायत समिति, और पूर्व का गांव सिलावट धौलपुर हो गया। अब हमने ये भी देख लिया कि ये जब उत्तर से दक्षिणी इसकी जो है वो 826 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम है वो 869 किलोमीटर है।
इनका जो विकिरण है उत्तर पश्चिम से लगा करके दक्षिण पूर्व तक इनका विकिरण 850 किलोमीटर है, और इसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक की जो विकिरण है वो 784 है। तो विकिरण तो दो है, 850 और 784, और लंबाई चौड़ाई भी दो है, 869 और 826। लंबाई चौड़ाई में अंतर 43 किलोमीटर है और विकिरण में अंतर 66 किलोमीटर है। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस प्रकार अपने को देखना है। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई और विकिरण वाला भाग। अब देखो, राजस्थान आखिर विश्व के मैप पर कहां स्थित है, भारत के मैप पर यह कहां स्थित है, ग्लोब पर यह कहां स्थित है, इनको पढ़ते हैं और इनको देखते हैं कि किस प्रकार लेते हैं। देखो, यहां मैं बना देता हूं, ये हमारा ग्लोब, ये हमारा ग्लोब। ग्लोब के मध्य पूर्व से पश्चिम खींची गई जो रेखा होती है ये 0 डिग्री अक्षांश होती है, 0 डिग्री अक्षांश होती है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी के मध्य दोनों गोलों को बराबर बराबर भागों में बांटती है। जो इसका उत्तरी भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इसलिए भूमध्य रेखा एकदम मध्य में खींची जाती है और विश्व के मध्य में खींची जाती है। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। यह विश्व के मध्य होने के कारण इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब देखो कि पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ये अंडाकार है, जियोड है, जियोड, इसे जियोड कह सकते हैं। जियोड ये है कि यदि अपन किसी गेंद को ऊपर और नीचे से दोनों साइड से दबाएंगे तो उसका पेट बाहर निकल जाएगा और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उसका सपाट हो जाएगा। ये जियोड की स्थिति है। जब ये इस प्रकार दबाएंगे तो उसका पेट बाहर निकल जाएगा। तो पृथ्वी के ऊपर भूमध्य रेखा उसके एकदम बीचों बीच में खींची गई है। इसका मतलब भूमध्य रेखा की लंबाई पृथ्वी पर है सर्वाधिक लंबी होगी। इसलिए भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है। कितनी है? 40,076 किलोमीटर। और यहां से ये पिचक जाता है उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव पे। इसका मतलब ये जो मध्याह्न रेखा होगी जो ध्रुवों को मिलाएगी इसकी लंबाई कम होगी और घट करके ये 40,008 किलोमीटर रह जाती है, 40,008 किलोमीटर। और ये 40,076 किलोमीटर, यानी भूमध्य रेखा 40,076 किलोमीटर। अब देखो, ये जो गोला है इस गोले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस गोले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इस गोले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। और पृथ्वी के मध्य उत्तर से दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची गई जिसे कहते हैं लंदन के मध्य से, ये ग्रीनविच के मध्य से खींची गई, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं, इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, ये 0 डिग्री देशांतर कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ 180 डिग्री देशांतर खींचे गए हैं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर खींचे गए हैं, पूर्वी देशांतर। और इस 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर खींचे गए हैं, पश्चिमी देशांतर। इस प्रकार ये जो गोला है इस गोले को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं और ये जो गोला है इसको पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और ये जो गोला है उससे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो ये गोला है वो गोला दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और हमारा इंडिया यहां स्थित है और इंडिया के साथ में राजस्थान है, स्वाभाविक सी चीज है, तो यहां स्थित है। अब देखो, कोई भी पृथ्वी के ऊपर कोई भी भाग है, जैसे मैं यहां दिशा बना करके बता देता हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब पूर्व पश्चिम ये जो कोना है ना, ये कोना, इस कोने को ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण।
किसी भी घर का, किसी भी मकान का, किसी हवेली का, किसी दुर्ग का, किले का, प्राचीन समय में भी ईशान कोण जो है, उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कोण होती थी। और उत्तर पूर्व की दिशा बड़ी पवित्र मानी जाती थी, जहां देवता का निवास माना गया है। जल कुंड बनाना, देवता का मंदिर बनाना और उसे साफ सुथरा रखना, ये भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है। तो ईशान कोण में ये उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कोण बनती है। और इसके एकदम विपरीत ये इस जो दक्षिण पश्चिम की है दिशा, इसे नैऋत्य कोण कहते हैं। नैऋत्य कोण कहते हैं, ये नैऋत्य कोण होता है। और जहां से पश्चिम से हवा आती है उसे वायव्य कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वायव्य कोण कहते हैं। और जहां सर्वप्रथम सूर्य की किरण आकर के गिरती है उसे अग्नि कोण कहते हैं। उसे अग्नि कोण कहते हैं। उसे अग्नि कोण कहते हैं। तो इस प्रकार पश्चिम का जो भाग होता था राजस्थान में, विशेषकर राजस्थान में, कोई भी आपको किले, हवेलियां पुराने जमाने में जो वास्तुशास्त्र में मिलेगा, पश्चिम का भाग हमेशा खुला मिलेगा, जहां से हवा निर्बाध रूप से बिना किसी रुकावट के महलों में प्रवेश कर जाती थी। और उस समय लाइट की कोई वगैरह वगैरह की व्यवस्था नहीं होती थी, तो हवा अपने आप ठंडी सी पूरे महल को पार करते हुए आती थी और दीवारों से टकरा करके वह ठंडी हो जाती थी। ये वायव्य कोण है, ये ईशान कोण है, ये अग्नि कोण है और ये नैऋत्य कोण है। अब देखो हमारा जो राजस्थान है वो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान इस दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राजस्थान कहां स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जब बात आ जाए तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और जब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में आ जाए तो राजस्थान कौन से भाग में? पश्चिमी गोलार्ध में। राजस्थान पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और हमारी विश्व की वास्तुशास्त्र को देखा जाए, जमीन के क्षेत्रफल को देखा जाए ग्लोब पर, तो हमारा भारत ईशान कोण में स्थित है। तो भारत कहां स्थित है? ईशान कोण में स्थित है। ईशान कोण में स्थित है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा राजस्थान और हमारा इंडिया, हमारा जम्बूद्वीप पूरा का पूरा पवित्र है, क्योंकि ईशान कोण में स्थित है। इसलिए ये विश्व के लिए एक मंदिर है, ये विश्व के लिए एक तीर्थ नगरी है, ये तीर्थ देश है। इसलिए तो यहाँ सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई। आप बौद्धिज्म कह दो, जैनिज्म कह दो, सनातन धर्म कह दो, वो यहीं उत्पन्न हुआ था। सिख धर्म कह दो, वो यहीं उत्पन्न हुआ था। उसका कारण था कि हमारी जो भारत भूमि है वो ईशान कोण में स्थित है और पवित्र है। पूजा, विश्व के लिए ये मंदिर बना के पूजा करने लायक ये भूमि है। इसलिए तो चीन में एक कहावत प्रसिद्ध है कि हम यहाँ कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो मोक्ष होगा, और चीनी कहते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो पवित्र भारत भूमि पर जन्म होगा। जहां भगवान बुद्ध की जमीन है उस पर हमारा जन्म होगा। इसलिए चीनी लोग इसलिए कर्म अच्छा करना चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि पर हो, और हम ऑलरेडी भारत भूमि पर जन्म ले चुके हैं। तो हम सौभाग्यशाली है कि विश्व के कोने में हमारा कहां पड़ता है? हम ईशान कोण में पड़ते हैं। ये तो हो गई विश्व की स्थिति। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में और ईशान कोण में स्थित है। सीधा पूछ लिया जाए तो ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गलत लिख दिया, उत्तरी पूर्वी। तो ये पूर्वी हो गया और ये उत्तरी हो गया। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में और ईशान कोण में स्थित है। तो इस प्रकार राजस्थान की स्थिति है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और ईशान कोण। ये पूर्वी गोलार्ध है तो राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है तो राजस्थान भारत का भाग है तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ये कोना पृथ्वी पे उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण कहलाता है। इसलिए मैंने लिखने में गलत लिख दिया कि पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी नहीं पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और ईशान कोण। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, ग्लोब पर हमारी स्थिति है तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और भारतीय वास्तुशास्त्र में ये ईशान कोण में स्थित है। और वो मैंने आपको बता दिया कि ईशान कोण में सबसे पवित्र हम कहे जाते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो स्थिति होगी कब? विश्व ग्लोब पर। जब विश्व की बात आएगी तब विश्व ग्लोब पर, विश्व ग्लोब पर ये हमारी स्थिति है। विश्व ग्लोब पर, विश्व ग्लोब पर यह
राजस्थान की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध और ईशान कोण, ईशान कोण। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारे जब एशिया की बात आ गई तो एशिया में राजस्थान की स्थिति पहले हमने पढ़ा विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर, विश्व स्तर पर हमें जो है वो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध और वास्तुशास्त्र के अनुसार हम विश्व के ग्लोब के ईशान कोण पर स्थित है। ये तो हो गई विश्व स्तर पर हमारी स्थिति। अब देखो एशिया में हम कहां स्थित है। जब एशिया में स्थिति पूछ लें कि हम एशिया में स्थिति हमारी कहां है, एशिया में स्थिति कहां है। अब देखो ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये भूमध्य सागर, लाल सागर, ये फारस की खाड़ी और ये हमारा इंडिया। इस प्रकार इंडिया, ये पड़ोसी हमारा बांग्लादेश, थाईलैंड और ये इस प्रकार इंडोनेशिया और इधर हमारा चीन और इधर पड़ जाता है रसिया। अब देखो हमारा राजस्थान इधर स्थित है, राजस्थान इधर स्थित है। अब ये जब इधर की बात आई तो एशिया यहां तक पड़ता है, ये पूरा एशिया पड़ता है, ये एशिया इधर पड़ता है। इसका मतलब ये राजस्थान वर्तमान में, क्योंकि ये इधर मॉरिशस और इधर श्रीलंका। अब देखो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के अनुसार है जो यदि पूछा जाए तो ये एशिया के कौन से कोण में पड़ता है। हमारा राजस्थान एशिया के, यदि ऐसी स्थिति मान ली जाए तो ये एशिया के इस कॉर्नर में स्थित है, ये एशिया के इस कॉर्नर में स्थित है। यदि ऐसा मान लिया जाए और ऐसा मान लिया जाए तो थोड़ा सा ऊपर ऐसा, तो ये हमारा राजस्थान यहां स्थित है, राजस्थान यहां स्थित है। इसका मतलब एशिया के हिसाब से राजस्थान कहां स्थित है, नेतृत्व कोण में। एशिया के हिसाब से राजस्थान कहां स्थित है, नेतृत्व कोण में। और यदि ये स्थिति पूछी जाए तो ये राजस्थान कहां स्थित है, गोला में, तो वही उत्तरी गोलार्ध में आएगा और पूर्वी में आएगा। कहां आएगा, उत्तरी गोलार्ध में आएगा, क्योंकि 0 डिग्री भारत से 876 किलोमीटर दूर निकलती है, 0 डिग्री यहां से निकलती है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध, मैं एशिया की बात ये दिशा की बता रहा हूं, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, ये दोनों तो एक ही चीज होगी, क्योंकि विश्व लेवल पे जब पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो ये बात तो यही होगी, क्योंकि ये 0 डिग्री के उत्तर में स्थित है और ग्रीनविच रेखा ठेठ यहां से गुजरती है, तो ये इसके पूर्व में हो गया। तो पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध तो ये पक्का ही आएगा। लेकिन जब वास्तुशास्त्र का कोण पूछा जाए तो ये कौन से कोण में आ जाएगा, नेतृत्व कोण में। नेतृत्व कोण, नेतृत्व कोण होना है जो इस प्रकार खाली खूंट जिसे कहते हैं, नेतृत्व कोण, तो उस कोण में स्थित है। अब देखो जब इंडिया की बात आ गई तो हम इंडिया पे इस प्रकार है, ये इंडिया पे आ गई तो ये कौन से कोने में आएगा, ये इंडिया में जब आ जाएगा तो ये उत्तर पश्चिम में आएगा। कहां आएगा, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। और उत्तर पश्चिम में कौन सा कोण पड़ता है, वायव्य कोण पड़ता है, वायव्य, 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 वायव्य कोण, वायव्य, वायव्य कोण, ये वायव्य कोण में पड़ता है। कहां पड़ता है, वायव्य कोण में। हवादार जहां विंडी होता है वहां ये वायव्य कोण में पड़ता है। बाकी तो ये उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में तो है ही, लेकिन भारतीय वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भारत की स्थिति में आएगा तो वायव्य कोण में, जब ये एशिया की स्थिति में आएगा तो ये नेतृत्व कोण में, और जब ये विश्व के ग्लोब पर आएगा तब ईशान कोण में माना जाएगा। समझ में आ रहा है। जब ये विश्व का ग्लोब पर आएगा तब उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, भारत में भारत की स्थिति पे आएगा तब भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध आएगा, और एशिया की स्थिति में आएगा तो भी ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध आएगा। लेकिन कोण का पूछ लिया जाए तो ये ग्लोब पर आएगा तब तो ईशान कोण पे, और जब एशिया की स्थिति पे आएगा तब ये नेतृत्व कोण में आएगा, और जब भारत में आएगा तो ये वायव्य कोण में आएगा।
और भारत के ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के ये कहां स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो इस प्रकार हमारे राजस्थान की स्थिति है। ये हम राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ रहे थे। अब देखो राजस्थान के अक्षांश और देशांतर, राजस्थान के कैसे अक्षांश है और कैसे राजस्थान के देशांतर है, उनकी स्थिति अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के अक्षांश और देशांतर का वर्णन कैसे किया जाता है। देखो पूरा एकदम समझेंगे कि ये हमारा ग्लोब, अभी आपने बताया कि ग्लोब पे ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब सूर्य की तुंगता और या ध्रुव तारे से हम अक्षांश को निर्धारित करते हैं। अब ऐसा अक्षांश को जब निर्धारित किया गया तो इस 0 डिग्री से ये जो है यहां तक 90 डिग्री खींचे गए और इस 0 डिग्री से यहां तक ये 90 डिग्री खींचे गए। अब खींचने का तरीका ये था कि जो 40,008 है, क्योंकि ये बीच की रेखा 40,008 आएगी, क्योंकि ग्लोब पर पृथ्वी है वो पिचकी हुई है और पेट इसका बाहर निकला हुआ है। तब अब देखो क्या किया कि 111.13 किलोमीटर की दूरी लेते हुए ऐसे समानांतर रेखाएं टोटल खींची गई और 0 से लगा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे खींची गई और ये टोटल जो खींची गई वो टोटल खींची गई 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तरी होने के कारण इसे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये होती है 0 से लगा करके 0 डिग्री से लगा करके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ऐसे ही ये दक्षिण की तरफ भी 111 डिग्री का बीच में गैप लेकर के खींची गई रेखाएं और टोटल जो दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई और ये भी 90 डिग्री है और दक्षिण में होने के कारण ये दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। और ये भी 0 से लगा के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का खींची गई, दक्षिणी अक्षांश तक का खींची गई। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो अक्षांश खींचे गए, मान लो मैंने मेरे हाथ को इसको अक्षांश मान लिया, मान लो मैं ग्लोब लेके आ जाता हूं, ये मेरा ग्लोब है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। इस ग्लोब पे क्या हुआ कि यहां 0 डिग्री खींची गई, इस ग्लोब के ऊपर यहां 0 डिग्री ऐसे खींची गई बीचों बीच। फिर क्या हुआ, ये ग्लोब है ऐसे, पृथ्वी का ये रूप है, ये पृथ्वी का रूप है। अब क्या किया कि जब 0 डिग्री से आगे 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू 90 तक खींची गई। अब देखो ये यहां समानांतर खींची गई और कितनी समानांतर, इनके बीच में 111 किलोमीटर और ऊपर 1.13 यानी 111.13 किलोमीटर का गैप लिया गया। अब ये जो गैप लिया तो देखो 0 डिग्री सबसे लंबी है और वो मैंने बताई 0 डिग्री कितनी लंबी है, 40,076 किलोमीटर लंबी है, 40,076 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि हमारा ग्लोब का पेट भी बड़ा अपने को दिख रहा है। फिर क्या होगा, 1 डिग्री उससे थोड़ी कम हो जाएगी, 2 और कम हो जाएगी, 3 और कम हो जाएगी, लेकिन रहेगी आपस में समानांतर रहेगी। अक्षांश रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती है, कहीं भी मिलती नहीं है, न ध्रुवों पर मिलती है और न वो 0 डिग्री पर मिलती है, तो समानांतर है। ये जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक जाएगी तब तक भी इनके बीच की दूरी कभी भी कम नहीं होगी और 111.13 किलोमीटर तो रहेगी, लेकिन इनकी कुल लंबाई में अंतर आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, 1 डिग्री की लंबाई थोड़ी कम हो जाएगी, 2 की और कम हो जाएगी, 3 की कम और हो जाएगी और यहां आते आते ये एक बिंदु के रूप में रह जाएगी। और ऐसे ही दक्षिण की तरफ जब खींचेंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 0 डिग्री से थोड़ी कम लंबी होगी, 2 डिग्री अक्षांश 1 से थोड़ी कम लंबी होगी, 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 2 से थोड़ी कम लंबी होगी, 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से थोड़ी कम होगी। ऐसे होते होते उनकी कुल लंबाई में अंतर आएगा, लेकिन वो पैरेलल चलेगी, समानांतर चलेगी, उनके बीच में कभी भी बीच का गैप है वो कभी भी पाटा नहीं जाएगा, वो समानांतर चलेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए
11.13 किलोमीटर की दूरी रहेगी। लेकिन ये दक्षिणी अक्षांश भी यहां आते आते क्या होगा, एकदम कम होते होते, यानी ऐसे कम होते 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 यहां एक बिंदु के रूप में रह जाएगी। तो अब देखो पूरी पृथ्वी पर कितने अक्षांश हो गए, पूरी पृथ्वी पर अक्षांश हो गए, अपन यदि कह दिया जाए कि यदि 0 डिग्री को ले, पहले हम इन 90 डिग्री को लेते हैं, एक से लगा के 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री प्लस एक 0 डिग्री और प्लस दक्षिण वाले 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो यह अक्षांश है, अक्षांश कैसे है कि 0 डिग्री तो अक्षांश रेखा भी है, लेकिन 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक बिंदु के रूप में रह जाते हैं, रेखा के रूप में नहीं रहते हैं। इसलिए कुल अक्षांशों की संख्या यदि पूछी जाए, पृथ्वी पर अक्षांश कितने हैं, पृथ्वी पर कुल अक्षांश यदि पूछा जाए तो बिना किसी घबराहट के 90 प्लस 1 प्लस 90 जोड़ते हुए 181 अक्षांश सीधे सीधे बता दीजिए, 181 अक्षांश सीधे सीधे बता दीजिए। अब अक्षांश रेखाओं की बात आ जाए तो मैंने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है, लेकिन 1 डिग्री से जब अपन 90 डिग्री तक चलते हैं तो ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे उत्तरी ध्रुव भी कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दो बिंदु के रूप में रह जाते हैं, दो बिंदु के रूप में रह जाते हैं। तो ये रेखाएं नहीं है, तो रेखा नहीं है तो ये दो बिंदु निकालेंगे किनमें से, 181 अक्षांश में से, क्योंकि ये केवल अक्षांश है, बिंदु के रूप में अक्षांश है। और इस प्रकार अपन -2 करेंगे तो 179, पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं, पृथ्वी पर 179 अक्षांश रेखाएं कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है, 179 डिग्री अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अब बात आ गई अक्षांश रेखाओं की कि 179 अक्षांश रेखाएं और पृथ्वी पर अक्षांशों की कुल संख्या है वो 181 है। तो इस प्रकार हमने 90 डिग्री को 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में बांटा और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में बांटा, और इनके बीच की दूरी हमेशा 111.13 किलोमीटर पैरेलल रही। अब देखो हम ये बात ये कहना चाहते हैं कि पृथ्वी यदि, अभी अपन देशांतर की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन अक्षांश की बात कर रहे हैं, यदि पृथ्वी ऐसे खड़ी होती, जबकि पृथ्वी ऐसे 90 डिग्री पे खड़ी नहीं है, मैं यदि पृथ्वी को इस प्रकार 90 डिग्री पे खड़ी मान लूं तो ये पृथ्वी जब सूर्य के चारों, मान लो मेरे हाथ ये सूर्य है और ये चारों तरफ घूमेगी तो इधर भी सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही है, जब ये घूमते घूमते यहां आ जाएगी तो यहां भी सूर्य की किरणें बराबर पड़ रही है। इसका मतलब यदि 90 डिग्री पे पृथ्वी खड़ी होती तो कभी भी दिन रात की लंबाई और उसकी जो अवधि में कम अंतर नहीं होता, उसकी रात दिन में कोई अंतर नहीं होता, रात और दिन बराबर होते, क्योंकि पृथ्वी ऐसे घूमती है उसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी कैसे घूमती, ऐसे घूमती। जबकि पृथ्वी क्या कर रही है, अपनी जगह भी घूम रही है और सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। अपनी जगह ये लट्टू की भांति घूमती है, एक अक्ष पर घूमती है, एक अक्ष पर घूमती है, और ये अपने जगह पर ये 24 घंटे में एक बार घूम जाती है। लेकिन ये सूर्य के चारों ओर जो ऑर्बिट है, अर्थ ऑर्बिट कहते हैं उसे, पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है, उस पर वो 365 दिन और 6 दिन में घूमती है, 6 घंटे में, सॉरी 365 दिन और 6 घंटे में घूमती है। अब देखो पृथ्वी पे अक्षांश का कैसे होता है, दिन और रात में अंतर क्यों होता है, ये बता रहा हूं। पहले केवल अक्षांश बता रहा हूं और हमारे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बता रहा हूं, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में बता रहा हूं। यह आपको समझ में आ गया होगा कि हमने अक्षांश को कैसे बांटा, 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब देखो मैंने ये बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, और झुकी कितनी है, 23.5 डिग्री। ये ऐसे 90 डिग्री पे खड़ी न होकर के, जैसे हमारा रूम होता है, रूम की दीवारें 90 डिग्री पे खड़ी होती है और पृथ्वी ऐसे खड़ी होती तो 90 डिग्री खड़ी होती, 90 डिग्री खड़ी होती तो ऐसा होता
कि ये सूर्य मान लो और ये पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है और साल की 4 स्थिति आती है। ये 4 स्थिति पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। ये स्थिति है जो अभी अपना दिसंबर गया, 22 दिसंबर का मान लेते हैं, 22 दिसंबर का मान लेते हैं। फिर ये 21 मार्च का मान लेते हैं, यहाँ 21 मार्च का मान लेते हैं, यहाँ अपन 21 जून का मान लेते हैं, 21 जून, और यहाँ अपन 23 सितंबर का मान लेते हैं। 365 दिन और 6 घंटे ऊपर है उससे। फरवरी कभी 28 की कभी 29 की, तो उस हिसाब से जब जून के बाद में जुलाई अगस्त सितंबर तक आते हैं तो वो दिन घट बढ़ जाते हैं, तो उससे वहां 23 सितंबर का आ जाता है। ये 4 स्थिति होती है पर ऐसे इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। और अब कैसे चक्कर लगा रही है, देखो ये मैं इसको सूर्य मान लूं, ये सूर्य है, ये सूर्य है। अब हमारा क्या है, ये जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी जब 23.5 डिग्री झुकी है तो पृथ्वी यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। अब 23.5 घटा देंगे तो ये पृथ्वी यहाँ जो डिग्री का कोण बना रही है वो 67.5 का है। यहाँ 23.5 का कम हो गया 90 में से, और यहाँ ये 67.5 का बना रही है। नहीं तो ये 90 पे से खड़ी होती तो 23.5 कम हो गए। तो 23.5 डिग्री जो है, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, यहां अपन मान लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश को कर्क रेखा, बीच वाली को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को जो है इसको बोलते हैं कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को थोड़ा क्या है, पढ़ाते पढ़ाते दिमाग कहीं और चला जाता है तो केमिकल लोचा आ जाता है। रटाफिकेशन वाली बात नहीं है, तोता मैना की तरह रटना नहीं है, बिल्कुल एकदम जहां अभी क्रॉस क्वेश्चन होता है वहां तो ये याद आ जाता है कि सर कर्क की जगह मकर लिख रहे हो। ठीक है, तो देखो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो कर्क रेखा है, कर्क रेखा। इसके अलावा एक यहां 67.5 डिग्री और होती है, 67.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। कौन सा बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत। इस उत्तरी ध्रुव व्रत का एक नाम और है जिसे आर्कटिक व्रत कहते हैं, आर्कटिक व्रत कहते हैं, आर्कटिक व्रत कहते हैं। और फिर 90 डिग्री आ जाता है, उसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। अब देखो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे अंटार्कटिका व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका व्रत, अंटार्कटिका व्रत कहा जाता है, अंटार्कटिका व्रत कहा जाता है। और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। इस प्रकार ये हमारी राजस्थान की स्थिति को यदि ग्लोब पर ऐसे माना जाए तो कैसे हैं? देखो अब मैं यह मान लेता हूं कि ये पृथ्वी इस प्रकार झुकी है, जहां से मैंने पकड़ा है वो 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। यहां अपन इसको कर्क रेखा मान लेते हैं, यहां अपन इसको मकर रेखा मान लेते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। अब पृथ्वी की ये स्थिति है, मान लो अभी दिसंबर गया तो पृथ्वी यहां ऐसे झुकी है, तो पृथ्वी ऐसे। अब देखो ये दिसंबर के महीने में ये मैं हाथ को यदि ऐसे सूर्य मान लो तो अब ये स्थिति है। यदि ग्लोब ला करके वापस देखूं, आपको ग्लोब ला करके बताता हूं कि इस प्रकार पृथ्वी पूर्व पश्चिम से पूर्व भी घूमती है अपनी जगह, और पृथ्वी ये इस प्रकार ये ऐसे पृथ्वी इतनी यूं झुकी हुई है। अब यदि सूर्य की किरणें ऐसे, ये मेरे हाथ को मैं सूर्य मान लूं तो ये
पृथ्वी पे जो किरणें पड़ेगी, क्योंकि ये तो अपना छोटा रूप है, पृथ्वी की सूर्य की किरणें पड़ेगी वो ऐसे पड़ेगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर के महीने में ज्यादा लंबवत किरणें प्राप्त करेगा। दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर के महीने में ज्यादा लंबवत ग्रहण करेगा 22 दिसंबर। फिर धीरे धीरे पृथ्वी घूम के यहां आ जाएगी और सूर्य यहां आ जाएगा। अब देखो यहां सूर्य है तो ये बीच में भूमध्य रेखा पड़ती है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य सूर्य की किरणें पड़ रही है। फिर पृथ्वी घूमते घूमते ऐसे आ जाएगी और ये आ जाएगी 21 जून वाली स्थिति। अब देखो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पे ज्यादा गिर रही है, उत्तरी गोलार्ध पे ज्यादा गिर रही है और हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा स्थित है, क्योंकि कर्क रेखा बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। अब राजस्थान ये स्थिति है, जब राजस्थान की ये स्थिति है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें 21 जून को लंबवत पड़ती है और वो लंबवत सर्वाधिक राजस्थान में पड़ती है, वो पड़ती है बांसवाड़ा में, और भारत में पड़ती है वो केरल में पड़ती है, और इस प्रकार लंबवत पड़ती है। अब फिर घूमते घूमते यूं आ गई और ये स्थिति हो गई। इस स्थिति में क्या होगा, सूर्य की किरणें वापस कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य भूमध्य रेखा पे ज्यादा पड़ेगी, तो दिन रात बराबर स्थिति होगी। ये स्थिति आ गई तो वापिस दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी, रातें बड़ी, दिन छोटे। यहां दिन बड़े, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया में भयंकर आग लगती है, वो दिसंबर के महीने में लगती है। उसका कारण है कि ये स्थिति होती है, ये स्थिति होती है। इस प्रकार सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। थोड़े दिन बाद में स्थिति जब यूं आ जाती है तो ये देखो सूर्य की किरणें 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर पड़ती है, तो दिन रात बराबर होते हैं। फिर थोड़े दिन बाद में घूम करके जब ये यूं आ जाती है, पहले ये स्थिति थी, पहले इसकी स्थिति ये थी, मान लो मैंने ये बता दी, ये स्थिति थी। फिर ये घूम करके इधर आ गई 21 मार्च को, फिर ये जून में चली गई, 21 जून को ये उत्तरी गोलार्ध में लंबवत चमकी। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव पर दिन 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रातें होती है। उसका कारण होता है कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए कर्क रेखा पर दिन और भूमध्य रेखा और मकर रेखा तक दिन बड़े होते हैं, और जो ध्रुवों की तरफ जाते हैं और उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत पड़ती है, तो उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को दिन बड़े होते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पे यहां कभी पहुंच ही नहीं पाती सूर्य की किरणें, तो यहां रातें होगी और यहां दिन होगा 21 जून को। फिर यूं पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी, ये मेरा हाथ है, यूं पृथ्वी आगे बढ़ जाएगी तो ये भाग आएगा, तब ये 23 सितंबर का होगा, और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही है। तो ये हमारी स्थिति है, आप समझ गए होंगे। फिर भी नहीं समझे हैं तो अपने को कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब देखो 21 जून है, 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को राजस्थान में सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है ये मैंने बता दिया कि ये स्थिति होती है। इसको मैं यदि 0 डिग्री मानूं, इसको मैं कर्क रेखा मानूं, इसको मैं मकर रेखा मानूं, ये दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, तो 21 जून को ये स्थिति होती है। और इस 21 जून की स्थिति के अंदर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत चमकता है, और हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण 21 जून को सूर्य राजस्थान में लंबवत चमकता है और बांसवाड़ा में चमकता है, और इस प्रकार राजस्थान में सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को। जब दिन बड़ा हो जाएगा तो रातें क्या हो जाएगी, छोटी, इसलिए छोटी रात सर्वाधिक 21 जून को होती है। 21 जून को सर्वाधिक छोटी रात होती है और दिन क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो जब ये स्थिति आ जाती है, पहले तो 21 जून थी और घूम करके सितंबर के बाद में ये दिसंबर आ गई। अब दिसंबर में क्या होता है, मैंने जहां से हाथ से पकड़ रखा है वो भूमध्य रेखा मान लो, या मैं मकर रेखा मान लो, या मैं दक्षिणी ध्रुव मान लो, तो ये स्थिति होती है। इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति के अंदर दक्षिणी गोलार्ध, अब देखो दिसंबर के महीने में दक्षिणी गोलार्ध की सूर्य की किरणें ज्यादा प्राप्त करता है, ज्यादा उसके पहुंच में होता है। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की किरणों के ज्यादा पहुंच में होता है और लंबवत चमकता है। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध में सितंबर से लगा करके मार्च तक
ऐसे चमकता है। तो 6 महीने का दक्षिणी गोलार्ध में दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में यहाँ जो सपाट होता है, क्योंकि पृथ्वी ऐसे पिचकी हुई है तो यहाँ सूर्य की किरणें पड़ती नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है, और यहाँ 23 सितंबर के बाद में 21 मार्च तक यहाँ 6 महीने का दिन होता है, और यहाँ सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत पड़ती है। इसलिए ग्लोब पर जो भी देश या महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है वहां भयंकर गर्मी पड़ती है, और अपने यहाँ भयंकर सर्दी पड़ती है। उस समय अपन ये सोचते हैं कि अभी इतनी बड़े बड़े अखबारों में ये सुर्खियां बनती है कि ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया में भयंकर गर्मी से लगी आग, तो वो ये कारण होता है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में, चिली वगैरह में लगते हैं तो भी अपने को देखने को मिलता है। वो कारण होता है 23 सितंबर के बाद में पृथ्वी ऐसे दक्षिणायन हो जाती है, और दक्षिणायन होने के कारण सूर्य के लंबवत होती है। इसलिए राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैंने 0 डिग्री से उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत नहीं पड़ती है। सर्दियों के दिनों में यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए दिन हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। इसलिए 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और रात क्या होती है, रात बड़ी होती है, रात बड़ी होती है, रात बड़ी होती है। ये संक्रांति कहलाती है। 21 जून की जब स्थिति आती है तो सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं, कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति यानी इसे इक्विनॉक्स का उल्टा होता है। इक्विनॉक्स की स्थिति होती है EQUINOX, इक्विनॉक्स विषुव जिसे कहते हैं। ये 23 सितंबर और 21 मार्च को इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। ये जो कर्क संक्रांति है इसे समर सोलिस्टिक कहते हैं, समर सोलिस्टिक कहते हैं, समर सोलिस्टिक। समर सोलिस्टिक यानी ग्रीष्म अयनात। क्या कहलाता है, ग्रीष्म अयनात। तो राजस्थान में ग्रीष्म अयनात कब होता है, 21 जून को होता है। ग्रीष्म अयनात क्या है कि राजस्थान में उस समय दिन सबसे बड़ा होता है 21 जून को, इसलिए योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। 2022 में 8वां योग दिवस मनाया गया, और 2023 में 9वां योग दिवस मनाया जाएगा। 2015 से योग दिवस की, इंटरनेशनल योग दिवस की शुरुआत की थी, और भारत के पहल पर इंटरनेशनल योग दिवस की शुरुआत की थी। तो यह समर सोलिस्टिक कहलाता है। 21 जून की जो स्थिति होती है, सूर्य लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध में चमकता है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए राजस्थान 21 जून के आसपास सर्वाधिक गर्मी प्राप्त करता है, सर्वाधिक सूर्य की किरणें प्राप्त करता है, और इसे कहते हैं समर सोलिस्टिक। 21 जून की स्थिति को समर सोलिस्टिक, और 22 दिसंबर को इसका उल्टा होता है, और यह होता है उस समय मकर रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है, इसलिए उसे मकर अयनात कहते हैं। मकर संक्रांति कहलाता है, यह कहलाता है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को ऐसे कह सकते हैं ऑटम सोलिस्टिक, ऑटम सोलिस्टिक कहलाता है। ऑटम सोलिस्टिक, ऑटम यानी शरद अयनात कहलाता है। क्या कहलाता है, शरद अयनात। और यह कहलाता है ग्रीष्म अयनात, ये कहलाता है ग्रीष्म अयनात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं समर सोलिस्टिक। इसे कहते हैं ऑटम सोलिस्टिक, यानी शरद अयनात कहलाता है। कब, 22 दिसंबर को। अब देखो, ये दोनों विषुव स्थिति होती है। विषुव कैसे होती है, वापिस कहता हूं। 21 जून मैंने यहां भूमध्य रेखा मान ली, ये मैंने कर्क रेखा मान ली, ये मैंने मकर रेखा मान ली, ये मैंने दक्षिणी गोलार्ध मान लिया, दक्षिणी ध्रुव, ये मैंने उत्तरी ध्रुव। अब ये स्थिति 21 जून को होती है। यहां आ गया, पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इसके चारों ओर ऐसे घूम रही है। अब ये यहां आ गई, तो यहां ये क्या है, भूमध्य रेखा पर सूर्य बराबर बराबर चमक रहा है। इसका मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। बराबर को विषुव कहा जाता है, इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है। और जब ये घूम करके दिसंबर में आ जाती है, तब ये दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा मकर रेखा पर
सूर्य ज्यादा लंबवत चमकता है जब 22 दिसंबर को होती है, इसलिए उसे ऑटम सोलिस्टिक कहते हैं। वापिस ये विषुव की स्थिति हो गई और ये लगभग मार्च में होती है और 21 मार्च को होती है, और 21 मार्च को होती है, इसलिए विषुव इक्विनॉक्स कहलाता है। अब इस इक्विनॉक्स को स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। बसंत विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है। और बसंत विषुव को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स। तो इस प्रकार ये दो विषुव है और दो संक्रांति है। ग्रीष्म संक्रांति जो जिसे करक संक्रांति, और शरद की जिसे मकर संक्रांति, और इंग्लिश में बोलो तो सोलिस्टिक ऑटम सोलिस्टिक जिसे शरद आयनात और ग्रीष्म आयनात कहा जाता है। और विषुव की दो स्थिति होती है, वो विषुव की एक होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर को। 21 मार्च को होती है उसे कहा जाता है स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और जो 23 सितंबर को होती है उसे ऑटम इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑटम इक्विनॉक्स, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ऑटम सोलिस्टिक, समर सोलिस्टिक, ये चार स्थिति होती है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि 21 जून को मैंने ये स्थिति बताई कि 21 जून को सूर्य लंबवत क्यों चमकता है। मैं इस बात को शॉर्टकट बता सकता था और इस बात को मैं रटाफिकेशन में बता सकता था, लेकिन ये 21 जून को इस प्रकार स्थिति होती है। ये 365 दिनों में ऐसे घूमती है, और 365 दिनों में जो ये घूमती है उसे कहते हैं रिवोल्यूशन। ये पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर घूमती है, अर्थ ऑर्बिट कहलाती है। ये निश्चित मार्ग पर घूमती है और अंडाकार घूमती है। ये कैसे घूमती है? अंडाकार घूमती है, न कि गोल मार्ग पर घूमती है, अंडाकार घूमती है। और जो अंडाकार घूमती है उसकी स्थिति बताते हैं, अंडाकार कैसे घूमती है। देखो ये सूर्य है, इसको सन कर सकते हैं, और ये इस प्रकार ये ऐसे अंडाकार मार्ग पे घूमती है। अब यहां क्या है, ये मैंने 22 दिसंबर की स्थिति बताई। 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को यहां होती है, ये 21 मार्च को यहां होती है, और ये 21 जून को यहां होती है, 21 जून को यहां होती है, और ये 23 सितंबर को यहां होती है, सितंबर को यहां होती है। यहां ये बराबर बराबर गर्मी देती है, इसलिए इक्विनॉक्स कहलाती है। और इक्विनॉक्स विषुव कौन सा इक्विनॉक्स है? ये ऑटम इक्विनॉक्स है, यानी शरद विषुव है। और ये कौन सा है? स्प्रिंग विषुव है। ये स्प्रिंग विषुव है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स है। ये क्या कहलाता है? ये ग्रीष्म आयनात है, जिसे SUMMER समर सोलिस्टिक कहा जाता है, समर सोलिस्टिक कहा जाता है। और ये शरद का होता है, इसलिए इसे ऑटम सोलिस्टिक कहा जाता है, ऑटम सोलिस्टिक कहा जाता है, जिसे शरद आयनात कहते हैं। क्या कहा जाता है? शरद आयनात कहा जाता है। ये इसे हिंदी में मकर संक्रांति कहते हैं, हिंदी में मकर संक्रांति कहते हैं। और 21 जून वाला करक संक्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? करक संक्रांति। किसी नाम से पुकार दो, करक संक्रांति कह दो, ग्रीष्म आयनात कह दो, इसे क्या कह सकते हैं? ग्रीष्म आयनात कह दो, ग्रीष्म आयनात कह दो, और चाहे समर सोलिस्टिक कह दो, इसे ऑटम सोलिस्टिक कह दो, शरद आयनात कह दो, और चाहे मकर संक्रांति कह दो 21 दिसंबर को, और 21 जून को करक संक्रांति कह दो, ग्रीष्म आयनात कह दो, और समर सोलिस्टिक कह दो। अब देखो 21 मार्च को इसे स्प्रिंग इक्विनॉक्स, बसंत विषुव क्या कहा जाता है? बसंत विषुव कहा जाता है, बसंत विषुव कहा जाता है। यानी विषुव यानी बराबर की स्थिति, दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो राजस्थान में भी दिन रात बराबर कब होते हैं? मार्च के महीने में या सितंबर के महीने में, मार्च के महीने में या सितंबर के महीने में। 21 जून को दिन बड़ा होगा, 23 सितंबर को दिन रात बराबर होगा। घूमते घूमते पृथ्वी यहां आ गई, और एक लगभग 22 दिसंबर को दिन छोटा
रात बढ़ी राजस्थान में, और वापिस 21 मार्च को दिन और रात बराबर। तो इस प्रकार की स्थिति राजस्थान की बनती है। तो कुल मिला के यह है कि यदि राजस्थान में 21 जून को कह दिया जाए तो 21 जून को राजस्थान में दिन सबसे बड़ा होगा। दिन क्या होगा? बड़ा होगा। रात सबसे छोटी होगी। रात सबसे छोटी होगी। और मैंने ये बताया कि इस प्रकार योग दिवस भी मनाया जाता है। इसके बाद में 23 सितंबर की जब बात आ गई, 23 सितंबर क्या होता है? दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं। वापिस यदि 22 दिसंबर की स्थिति आ गई, 22 दिसंबर रात सबसे बड़ी। रात सबसे बड़ी। रात सबसे बड़ी और दिन सबसे छोटा। कब? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। सबसे छोटा दिन। जब वापिस 21 मार्च की बात आ गई, 21 मार्च रात दिन बराबर। रात दिन बराबर। तो इस प्रकार स्थिति मैंने राजस्थान की बताई। 23 सितंबर को दिन रात बराबर। 21 जून को शुरुआत करते हैं इधर से, यूं घूम रही है। 21 जून को दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी, और 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। 23 सितंबर को वापस यहां से पृथ्वी घूम के यहां आ गई। जब यहां आ गई तो दिन रात बराबर होते हैं और ऑटम इक्विनॉक्स होता है, विषुव कहलाता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, रात सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, और ऑटमन सोलिस्टिक कहलाती है। अब 21 मार्च को वापिस रात और दिन बराबर होते हैं। तो ये चार स्थिति राजस्थान की होती है। अब देखो, ये अंडाकार स्थिति होती है पृथ्वी की। अंडाकार स्थिति होती है तो यहां यदि दिसंबर है तो यहां जनवरी है। देखो जनवरी को, और वो भी लगभग 3 जनवरी को, 3 जनवरी पृथ्वी, ये हमारा सूर्य, पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक होती है। 3 जनवरी को इस प्रकार क्या होती है? नजदीक होती है। और नजदीक को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और उपसौर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीहिलियन। HELION, PERI, पेरीहिलियन। और यहां से देखो, ये पृथ्वी बिल्कुल एकदम ज्यादा दूर है। ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ज्यादा दूर है, इसे कहते हैं अपसौर। इसे क्या कहा जाता है? अपसौर। और अपसौर को इंग्लिश में कहते हैं एपीलियन। एपीलियन, APHELION, एपीलियन। इसे अपसौर कहते हैं। अपसौर के समय पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, और दूर होती है तब ये 15 करोड़ और 21 लाख किलोमीटर से दूर होती है। लगभग 15 करोड़ से होती है। और जब ये नजदीक होती है तब ये 14 करोड़ और 84 लाख के आसपास होती है। तो इस प्रकार इनका 15 करोड़ का जो रेशा है वो आगे पीछे होता रहता है। तो 15 करोड़ और 21 लाख तक पहुंच जाती है। इधर ये जब आती है, नजदीक आती है, 3 जनवरी को नजदीक होती है, और दूर होती है वो स्थिति होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। चलो वापिस अपन राजस्थान पे लौट पे आते हैं। अभी अपन राजस्थान की ये बात कर रहे थे कि किस प्रकार राजस्थान के ये जो 21 जून का दिन बड़ा क्यों होता है और 22 दिसंबर की रात बड़ी क्यों होती है, जबकि 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है। 22 दिसंबर को रात बड़ी, दिन छोटा। 21 जून को दिन बड़ा और रात छोटी। ये बात अपन कर रहे थे। अब देखो, अपन यहां राजस्थान देख के बताते हैं। मैंने ये बताया कि लंबवत इस प्रकार ध्रुवों पर पड़ते हैं। ध्रुवों पर पड़ती है तो सबसे ज्यादा राजस्थान, जैसे अपन ये बता दें कि ये ग्लोब, ये 0 डिग्री, मैंने यहां बताया कि यहां 23.5 डिग्री, यहां 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, इसे बोलते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं? करक रेखा। और 23.5 दक्षिणी अक्षांश, इसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 दक्षिणी का। और अपना राजस्थान इस उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के अंदर यहां स्थित है। ऐसे स्थित है। यह राजस्थान यहां स्थित है। इसका मतलब राजस्थान के बांसवाड़ा से करक रेखा मध्य से गुजरती है। और मैंने यह बताया कि जब 22 दिसंबर को जब इस प्रकार होता है तो भूमध्य रेखा
कर्क रेखा और मकर रेखा तक सूर्य की किरणें पड़ती है। फिर मार्च में 21 मार्च को सूर्य की किरणें कर्क और मकर रेखा के मध्य ज्यादा लंबवत होती है। फिर 21 जून को कर्क रेखा पर ज्यादा लंबवत होती है, ध्रुवों की तरफ कम होती जाती है। फिर 23 सितंबर को वापस वही भूमध्य। इसका मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य हमेशा सूर्य लंबवत चमकता है, और विशेषकर भूमध्य रेखा पर तो लंबवत चमकता ही चमकता है। तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसका मतलब कर्क रेखा यहां से होकर के गुजरती है। इसका मतलब सबसे ज्यादा लंबवत यहां पड़ती है। लंबवत किरण कहां पड़ती है? वो पड़ती है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में, क्योंकि ये राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है, और वो भी कुशलगढ़ के पास से गुजरती है। तो बांसवाड़ा के सदीक लंबवत गुजरती है। अब जब हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी? तिरछी होती जाएगी। यदि सबसे ज्यादा लंबवत कहां पड़ती है? तब ये बांसवाड़ा में पड़ती है। बांसवाड़ा के बाद उदयपुर में कम लंबवत होती है, तिरछापन बढ़ जाता है। उदयपुर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद में अजमेर, ऐसे अपन नागौर के बाद में हमारा जोधपुर के बाद में बीकानेर के बाद में गंगानगर में सबसे तिरछी पड़ती है। सबसे तिरछी कहां पड़ती है? गंगानगर में पड़ती है। सबसे तिरछी गंगानगर में पड़ती है। सबसे लंबवत का मतलब होता है सीधी। लंबवत होता है सीधी यानी लंबवत एकदम 90 डिग्री का जो कोण बना करके गिरती है उसे लंबवत कहते हैं। 90 डिग्री का कोण कहां बनाती है? यह बनाती है जो वो कर्क रेखा पर, जो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। इसका मतलब बांसवाड़ा से अपन उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी। ग्लोब पर भी भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएगी, और जब ध्रुवों से हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे तो सूर्य की किरणें लंबवत होती जाएगी। लंबवत होने का मतलब है कि सूर्य की किरणें ज्यादा प्रकाश पृथ्वी पर फैला रही है, ज्यादा केंद्रित कर रही है, ज्यादा दे रही है, ज्यादा प्रकाश पड़ता है, जिससे ज्यादा पृथ्वी गर्म होती है। इसका मतलब जहां पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है यह भाग उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय है यह भाग, उष्ण कटिबंधीय कहलाता है। कटिबंधीय यानी जो भाग होता है उससे कटिबंध यानी भाग, और उष्ण यानी गर्म। तो ध्रुवों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक ताप कम होता जाएगा। ताप कम होता जाएगा तो उष्ण कटिबंध से शीतोष्ण कटिबंध, पहले उष्ण कटिबंध कुछ बड़े भागों में बांटे तो सीधा ही आता है उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ध्रुवों पर जो कटिबंध होता है वो कौन सा है? शीत कटिबंध। ध्रुवों पर जो कटिबंध होता है वो शीत कटिबंध। और जो इस प्रकार मकर रेखा से 67.5 के बीच में पाया जाता है उसे कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध। यदि और थोड़ा बीच में बांटा जाए तो यह एक उपोष्ण कटिबंध अपन और ला सकते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाए तब अपन इसको यदि थोड़े छोटे भागों में बांटा जाए तो उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, यानी ये ताप की भिन्नता के आधार पर बांटा गया है। उष्ण कटिबंध सबसे ज्यादा गर्म है, फिर उपोष्ण कटिबंध ठीक ठाक है, यानी जिसमें 9 महीने गर्मी पड़ती है और 3 महीने सर्दी पड़ती है, फिर और सर्दी की मात्रा बढ़ जाती है। शीतोष्ण कटिबंध जैसे हमारा इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, बेल्जियम है, ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, जहां 3 महीने गर्मी के होते हैं, 9 महीने सर्दी के होते हैं, और जहां सर्दी होती है, बर्फ ही जमा रहता है, उसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये शीत कटिबंध है, ये शीत कटिबंध है। अब राजस्थान के कर्क रेखा कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, इसलिए राजस्थान का बांसवाड़ा कौन से कटिबंध में स्थित है? उष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान का बांसवाड़ा उष्ण कटिबंध में स्थित है। यदि बाकी के राजस्थान को कह दिया जाए तो या तो इसे उपोष्ण कटिबंध में मान लो, या तो इसे कह दो कि राजस्थान कौन से कटिबंध में? उपोष्ण कटिबंध में, या इसे राजस्थान को कौन से कटिबंध में मान लो? शीतोष्ण कटिबंध है, इसे शीतोष्ण कटिबंध में कहते हैं। राजस्थान शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, या उपोष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में, दोनों एक नाम आएगा। और राजस्थान का बांसवाड़ा यानी दक्षिणी राजस्थान कौन से कटिबंध में? उष्ण कटिबंध में स्थित है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सबसे ज्यादा सीधी कहां पड़ती है? जब ये क्वेश्चन आ जाए तो बांसवाड़ा में पड़ती है, और बांसवाड़ा से जो ऊपर जाएगा तो तिरछापन बढ़ता जाएगा। यदि क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया जाए कि गंगानगर से बांसवाड़ा की तरफ सूर्य की किरणों का लंबवत बढ़ता जाएगा,
यानी सीधापन बढ़ता जाएगा और तिरछापन घटता जाएगा। और यदि बांसवाड़ा से उत्तर की तरफ जाएंगे तो लंबवत घटता जाएगा, तिरछापन बढ़ता जाएगा। तिरछापन यानी सूर्य की किरणें जितनी तिरछी पड़ेगी इतनी पृथ्वी गर्म कम होगी, पृथ्वी को ऊर्जा कम मिलेगी, पृथ्वी पर सूर्य की रश्मियां कम प्राप्त होगी, जिससे ताप कम रहेगा, शीत ज्यादा रहेगा। इसलिए राजस्थान में ऊपरी वाला भाग है वो ज्यादा ठंड प्राप्त करता है और जो दक्षिणी भाग है वो अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो ये हो गया हमारा दिन रात का छोटा होना, दिन रात छोटा। अच्छा, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से भाग में दिन बड़ा होगा, तो क्या होगा, बांसवाड़ा में दिन बड़ा होगा। और इस प्रकार शीत ऋतु जो 22 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर की जब अपन बात करेंगे तो बांसवाड़ा में दिन सबसे बड़ा होगा। 22 दिसंबर को बांसवाड़ा में सबसे बड़ा दिन होगा, बांसवाड़ा में दिन बड़ा होगा। अपेक्षाकृत कह रहा हूं, 2, 4 मिनट, 10 मिनट जितना भी है वो बांसवाड़ा में सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत पड़ रही है, इसलिए बांसवाड़ा में दिन थोड़ा बड़ा होगा। फिर दिन की अवधि है वो थोड़ी थोड़ी घटती जाएगी, 1, 2 मिनट, 4 मिनट का ही फर्क होता है। तो इस प्रकार ये दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें तिरछापन बढ़ता जा रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब दिन की अवधि में भी परिवर्तन हो रहा है और यहां रात बड़ी हो रही है 22 दिसंबर के बाद और दिन छोटे हो रहे हैं। और जब इधर से इधर आएंगे तो अपने को दिन बड़े लगेंगे और रात छोटे होती जाएगी। जबकि इधर से इधर जाएंगे तो दिन छोटे होते जाएंगे और रात बड़ी होती जाएगी। इधर से इधर आएंगे तो दिन बड़े होते जाएंगे, रातें छोटी होती जाएगी, कुछ मिनटों का फर्क रहेगा। तो ये सूर्य की किरणों का तिरछापन। अब आपको यदि पूरा मैप याद है तो आपको बिना आंख बंद किए यदि जैसलमेर का पूछ लिया जाए, एक जैसलमेर ऑप्शन दे दिया, एक राजसमंद ऑप्शन दे दिया, एक आपका दौसा ऑप्शन दे दिया, दौसा जैसलमेर बराबर पड़ता है तो थोड़ा ऊपर ले देते हैं, ये आपने झुंझुनू दे दिया और इधर आपने चूरू दे दिया। अब 4 दे दिए कि निम्न में से कौन से जिले के अंदर सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत पड़ेगी, तो मैंने क्या बताया, ये राजसमंद है, एक ऑप्शन राजसमंद है, एक जैसलमेर है, एक जैसलमेर है और एक अपने ये बता दिया सिक्कर बता दो, मान लो ये सिक्कर बता दिया और एक अपने यहां चूरू बता दिया। अब देखो अपने को पता है कि चूरू सबसे ज्यादा उत्तर में स्थित है, सिक्कर दूसरे नंबर उत्तर में स्थित है, तीसरे नंबर जैसलमेर स्थित है और चौथे नंबर दक्षिण में कौन सा स्थित है, राजसमंद। तो राजसमंद में सूर्य की किरणें ज्यादा लंबवत पड़ेगी। तो क्वेश्चन इन चारों का पूछ लिया जाए तो राजसमंद, क्योंकि दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य की किरणें तिरछापन बढ़ता जाएगा और लंबवत कम होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा लंबवत कहां पड़ती है, इन जिलों के अनुसार, इन जिलों के अनुसार राजसमंद में पड़ती है। यदि ऐसा पूछ लिया जाए कि इन 4 जिलों में से कौन से जिले के अंदर सूर्य की किरणें ज्यादा तिरछी पड़ेगी, तो सबसे उत्तर का जिला ढूंढना है। उत्तर का जिला इसमें स्वाभाविक है, चूरू है, चूरू के बाद में सिक्कर है, सिक्कर के बाद में जैसलमेर है, जैसलमेर के बाद में राजसमंद है। तो सबसे ज्यादा तिरछी कहां पड़ती है, वो पड़ती है चूरू में, सबसे ज्यादा तिरछी चूरू में पड़ती इन 4 जिलों में। और सबसे ज्यादा यहां तिरछी कम कहां पड़ती है, वो राजसमंद में पड़ती है। लंबवत सर्वाधिक राजसमंद में पड़ती है और सबसे कम लंबवत कहां पड़ेगी, चूरू में पड़ेगी। चूरू में सबसे ज्यादा तिरछी पड़ेगी जबकि राजसमंद में तिरछी कम पड़ेगी। ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन हमने को आगे अपने को पूछे जा सकते हैं। ये हमारा हो गया केवल अक्षांश। अब देखो अक्षांश, राजस्थान में अक्षांश कौन कौन से अक्षांश है और कौन कौन से अक्षांश नहीं है। अक्षांश है कैसे, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ रही होगी और मैंने इतना धीरे तरीके से समझाने की कोशिश की है, 1 से 2 बार समझाने की कोशिश की है कि आपको सारी चीज हूबहू समझ में आ जाए और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहे, ये मैंने कोशिश की है। अब देखो राजस्थान के अक्षांश अपन बताते हैं। अपन राजस्थान के जब अक्षांश बता रहे थे तब मैं बता रहा हूं कि देखो मैंने पहले बताया कि ये ग्लोब है हमारा, ग्लोब पे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री से ऊपर की तरफ हमने टोटल कितने अक्षांश खींचे, 90 अक्षांश खींचे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश खींचे, 90 डिग्री। और हमने ये बताया ऐसे ये जब इसको उत्तर दक्षिण में ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है। और हमने बताया कि हमारा राजस्थान यहां स्थित है, ये राजस्थान यहां स्थित है। अब 0 डिग्री से जब अपन ऊपर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे,
तब राजस्थान यहां से अक्षांश आएगा, वो आएगा 23 डिग्री 3 मिनट। कोई भी अक्षांश होता है उससे सबसे पहले डिग्री में बांटते हैं, घंटों को जो बांटते हैं उसे कहते हैं डिग्री। डिग्री होती है, डिग्री के बाद में मिनट होती है, मिनट होती है, और मिनट के बाद में सेकंड होती है, उसको अंश कहते हैं, अंश। तो अंश, मिनट और डिग्री इनमें बांटा जाता है। तो 23 डिग्री 3 मिनट राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से राजस्थान, यहां जो कोणा गांव पड़ता है, उत्तर में कौन सा गांव था? कोणा गांव। कोणा गांव का जो अक्षांश है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा है? उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 तक राजस्थान अक्षांशों के मध्य स्थित है। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12। अब देखो राजस्थान में इन अक्षांश का गैप कितना हो गया? 23 डिग्री 12 और 23 डिग्री 3, यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 909 और ये हो गया 7, यानी 7 डिग्री और 9 मिनट। ये राजस्थान के अक्षांश का गैप है। राजस्थान में कितने डिग्री अक्षांश का गैप है? तो 7 डिग्री और 9 मिनट। 7 डिग्री और 9 मिनट राजस्थान के अक्षांशों का गैप है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। और बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि राजस्थान के समानांतर सऊदी अरब, मैक्सिको और ये जो देश आते हैं, हमारा लगभग स्पेन, पुर्तगाल के दक्षिणी भाग, मोरक्को, ये मिस्र, ये हमारे राजस्थान के अक्षांश में पड़ते हैं। इस प्रकार ये हमारे राजस्थान के अक्षांश में पड़ते हैं। ये जो देश है, मिस्र का उत्तरी भाग है, ये जो राजस्थान के मैक्सिको राजस्थान के अक्षांश में पड़ता है। और विश्व के अंदर सऊदी अरब, जो अरब प्रायद्वीप है, वहां सर्वाधिक तेल की पट्टी पाई जाती है, और ये तेल की पट्टी इसी राजस्थान के समानांतर है, इसलिए राजस्थान के पश्चिम में अथाह तेल है। और ये जो तेल की एक पट्टी है, यहां से यदि अपन शुरू लें तो पाकिस्तान का सुई प्रदेश, राजस्थान का जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, और उधर अपन पड़ोस में जब चले जाएं तब पाकिस्तान का सुई प्रदेश, ऐसे ईरान के अंदर खूब तेल निकलता है, फारस के अंदर, ये राजस्थान के अक्षांश में स्थित है। तो इस प्रकार सऊदी अरब में खूब तेल है, कतर है, ब्रुनई है, और कुवैत है, इराक है, उधर अपन सीरिया है, ये जो सारे भाग है, और मैक्सिको तक। मैक्सिको भी तेल उत्पादक देशों में एक आता है। नीचे का जो भाग है अपन लेते हैं, जैसे दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग है, वेनेजुला है, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी भाग है, नाइजीरिया है, नाइजर है, मिस्र है, और ये सारे के सारे तेल उत्पादक है। तो ट्यूनीशिया है, ये तेल उत्पादक राष्ट्र है। तो अपन राजस्थान भी उन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है। अब मैंने ये बताया कि 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे अपन करक रेखा कहते हैं। करक रेखा राजस्थान से गुजरती है, और वो जो राजस्थान से गुजरती है 23.5 डिग्री, वो राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है। कहां से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है, बांसवाड़ा से। और ये डूंगरपुर जो पड़ता है, डूंगरपुर की सीमा को स्पर्श करता है, यानी ये दो जिलों की सीमा को स्पर्श करती है। 2 जिलों की सीमा को स्पर्श करती है, यानी बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर की स्पर्श करती है, यानी डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा से तो ये गुजरती है। ये टोटल जहां बांसवाड़ा से गुजरती है वो 26 किलोमीटर गुजरती है। कितनी? 26 किलोमीटर गुजरती है। ये राजस्थान के बांसवाड़ा से जहां से गुजरती है वो टोटल 26 किलोमीटर उसकी लंबाई बताई गई है। ठीक है। और भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो लगभग 2934 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। 2934 के आसपास बताई जाती है। ये भारत में कर्क रेखा है वो सर्वाधिक गुजरती है एमपी से। एमपी से ये सर्वाधिक कर्क रेखा लंबी गुजरती है।
कर्क रेखा सर्वाधिक लंबी भारत में एमपी से गुजरती है और सर्वाधिक छोटी है वो त्रिपुरा से गुजरती है। त्रिपुरा से भारत के ये 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। ये गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है। इस प्रकार ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और लगभग 2900 यानी 2934 किलोमीटर के आसपास ये गुजरती है। सबसे ज्यादा गुजरती है एमपी से और त्रिपुरा से सबसे ज्यादा कम, सबसे न्यूनतम गुजरती है त्रिपुरा से, अधिकतम गुजरती है एमपी से। राजस्थान से ये बांसवाड़ा से गुजरती है और 26 किलोमीटर कर्क रेखा गुजरती है। और ये भी अपन पढ़ते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार माई नदी काटती है। कर्क रेखा को 2 बार माई नदी काटती है। कांगो नदी, जिसे जायरे नदी भी कहा जाता है, वो भी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जायरो नदी, कांगो नदी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जल ले जाने वाली और जल के आयतन की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप की मिस्र की जो नदी है नील नदी के बाद में सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप की लंबी नदियों में से एक है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, लेकिन कांगो नदी सर्वाधिक जल ले जाती है अफ्रीका महाद्वीप की और सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन संभावना रखने वाली नदी है, वो है कांगो नदी। कांगो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और हमारी माई नदी भी कर्क रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं 23 के बाद में मान लो 24, 25 ऐसे अपन बढ़ते हैं। तो 24 डिग्री जो है, यानी अपने को मोटे मोटे तौर पे अपने को ये देखना है कि कौन सी डिग्री कहां से गुजरती है। अपन यदि इसको 7.5 डिग्री और 9 को 3.5 में बांटेंगे तो 23 के बाद में 24, 25 और 26 और इस प्रकार 27 डिग्री राजस्थान के मध्य से गुजरती है। और जब 27 डिग्री राजस्थान के मध्य से गुजरती है तो ये कहां से गुजरती है? देखो, ये इधर जैसलमेर से गुजरती है। 27 डिग्री जैसलमेर से, इधर ये जयपुर से और इधर ये दौसा से। इस प्रकार 27 डिग्री राजस्थान के मध्य से गुजरती है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि 30 डिग्री 12 और 23 डिग्री 3 इनके मध्य राजस्थान स्थित है। जब राजस्थान के मध्य से 27 डिग्री जा रही है और आपको मैप याद है, कल पूछ लिया कि राजस्थान के जैसलमेर या राजस्थान के बीकानेर से निम्न में से कौन सा उत्तरी अक्षांश नहीं गुजरता है? 23 डिग्री 3 ये 03 है। ये 23.5 डिग्री होती है ना, वो होती है 23.30 मिनट। 23 डिग्री और 30 मिनट, उसे ऐसे लिखते हैं। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा थोड़ी 23 डिग्री से ऊपर से गुजरती है और यह 23.5 डिग्री 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। राजस्थान के मध्य से जो अक्षांश गुजरता है वो 27 डिग्री है। 27 से थोड़ा पॉइंटा में कम पड़ता है, लेकिन अपन मोटे तौर पे उसको 27 डिग्री मान सकते हैं। 27 डिग्री राजस्थान के एकदम बीचों बीच से गुजरता है। कौन सा डिग्री? 27 डिग्री। अब यदि पूछ लिया जाए तो 27 डिग्री जैसलमेर और जयपुर और अजमेर इनसे होते हुए गुजरता है, तो अपन मोटे तौर पे याद रहेगा कि इनके नीचे वाले जिले हैं वो 26, 25, 24 और 23 तक गुजरेंगे। और इनसे ऊपर वाले जिले हैं अजमेर और जैसलमेर और जयपुर वाले ऊपर वाले जिले हैं, जैसे सिक्कर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर का कुछ भाग, नागौर, ये सारे 27 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो यदि पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा अक्षांश बीकानेर से नहीं गुजरता है, और उसमें यदि 27, 28, 29 ऑप्शन न होकर के और कोई ऑप्शन 25 का दे दिया तो 25 स्वाभाविक है वो बीकानेर से नहीं गुजरेगा। तो ये 28 लगभग अपन अनुमान से कर सकते हैं कि 27 से लगा के 30 वाले ऊपर जिले हैं और 27 से नीचे वाले दक्षिण के जिले हैं। तो अपन अक्षांश को, अभी अक्षांश की स्थिति पूछी जाने लगी है। 2008 की आरपीएससी में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था और उसमें 70 डिग्री का पूछा था। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर या 72 डिग्री पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन से जिले से गुजरती है? तो उस समय ये जैसलमेर से गुजरती थी, क्योंकि जैसलमेर में यहाँ पूर्वी पूछा था। 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर जैसलमेर शुरू होता है, तो 70 स्वाभाविक है जैसलमेर से गुजरता है। 71 डिग्री भी जैसलमेर से गुजरता है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूं। जब ये अक्षांश की बात आएगी, ये देशांतर की बात कर रहा हूं, और कई बार अक्षांश पूछा जाता है, तो इस प्रकार अपने को अक्षांश है वो याद रखने हैं। तो इस प्रकार 27 के बाद में 28, 29 और ये हो गया 30 है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ से गुजरते हैं, ये सबको पता है।
30 हनुमानगढ़ से, और 29 बीकानेर से चूरू से गुजरते हैं, और 28 इधर जोधपुर, नागौर और जैसलमेर का उत्तरी भाग होते हुए ये सिक्कर से गुजरता है 28, और 27 है वो जैसलमेर अपने अजमेर होते हुए इस प्रकार गुजरता है। तो इस प्रकार अपन अक्षांशों को बिना याद रखे तार्किक लॉजिक रूप से याद रख सकते हैं और बता सकते हैं कि अक्षांश कौन से अक्षांशों के मध्य स्थित है। तो अक्षांशों का गैप कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों का गैप है, यानी यहां से लगा करके यहां अक्षांशों का गैप कितना है? 7 डिग्री और 9 मिनट का गैप है। इस प्रकार ये अपना बांसवाड़ा और गंगानगर, अब मैंने तिरछापन सारा बता दिया, लंबवत बता दिया, किन अक्षांशों के मध्य राजस्थान स्थित है ये बता दिया। कल अपन जो अगला टॉपिक आएगा उसमें अपन देशांतर के बाद की स्थिति पढ़ेंगे कि राजस्थान कौन से देशांतरों के मध्य स्थित है, उन देशांतरों के मध्य स्थित होने के कारण राजस्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त की स्थिति पर क्या फर्क पड़ता है कि पूर्व में स्थित है वहां सूर्योदय पहले होगा और पश्चिम में सूर्योदय बाद में होगा, सूर्यास्त पूर्व में पहले होगा और सूर्यास्त बाद में पश्चिम में होगा। तो वो देशांतर की स्थिति पर फर्क पड़ता है। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगाती रही है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी जगह भी चक्कर लगा रही है। अब पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसका अपने पास सबूत क्या है? क्योंकि दिन पूर्व में अपन कोई भी गाड़ी पे, घोड़े पे दौड़ते हैं, अपन कोई ट्रेन पे दौड़ते हैं, अपन हवाई जहाज में जा रहे हैं या अपन कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, तो वृक्ष होते हैं, भौतिक स्थिति पे जो भी स्थलाकृति होती है वो हमें पीछे भागती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब पृथ्वी पर हम सवार है और पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व भाग रही है, इसलिए सूर्य पूर्व से पश्चिम भाग रहा है, हम पश्चिम से पूर्व भाग रहे हैं और ये हमारी सवारी है पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व भागती है तो सूरज हमें उल्टा चलता हुआ दिखाई देता है। इसलिए पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपनी जगह भी चक्कर लगा रही है। अपनी जगह चक्कर लगाने के कारण दिन और रात बनते हैं, वो हम देशांतर से माध्यम से ज्ञात करेंगे। और पृथ्वी अपनी पर झुकी है जिसके कारण दिन और रात की अवधि छोटी और बड़ी होती है। ये बात मैंने आपको इस वीडियो में बता चुका हूं। तो 5:15 बजे, शाम के 5:15 बजे हमारी डेली मानचित्र आधारित ज्योग्राफी आएगी और थोड़ा सा सहयोग करना है, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।